हेलो स्टूडेंट्स, रिफाइनिंग मेथड्स के अंदर हम 3 मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फोर्थ जो मेथड है वो है जॉन रिफाइनिंग। आइए देखते हैं जॉन रिफाइनिंग। जॉन रिफाइनिंग जो मेथड है ये अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल मेथड है, बहुत ही स्पेशल कैटेगरी की। जो मेटल्स जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिफाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका अल्टरनेटिव नाम जो है वो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या फिर जॉन रिफाइनिंग, दोनों ही नाम से इसे पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें इट इज़ अ मैथड फॉर एक्स्ट्रा प्योरिफिकेशन। अगर हमें कुछ एक मेटल्स का, कुछ एक एलिमेंट्स का एक्स्ट्रा प्योरिफिकेशन करना है, एक्स्ट्रा प्योर फॉर्म के अंदर अगर वो चाहिए, तो उसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा? जॉन रिफाइनिंग मेथड यूज़ करना पड़ेगा। इसका प्रिंसिपल क्या है? देखिए जो प्रिंसिपल है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज लोअर ड्यू टू इम्प्योरिटीज एंड क्रिस्टलाइजेशन सेपरेट्स इम्प्योरिटी। ये कह रहा है जो इसके मेटल होता है, प्रिंसिपल इस चीज के ऊपर बेस है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है मेटल का वो लोअर डाउन होता है। किसकी वजह से? इम्प्योरिटीज, क्योंकि उसके अंदर मिक्स रहती है, उनकी वजह से। तो जो क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम इम्प्योरिटीज और प्योर मेटल को यहाँ पे सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज लोअर ड्यू टू इम्प्योरिटीज। ओके, तो इम्प्योरिटीज का जो यहाँ पे ये प्रिंसिपल के अंदर बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से देखिए, इम्प्योरिटीज जो है वो ज्यादा सोल्यूबल होंगी इन मोल्टन स्टेट, यानी जो उनकी पिघली हुई जो स्टेज होती है, मोल्टन स्टेज जो होगी उसके अंदर ज्यादा सोल्यूबल रहती है इम्प्योरिटीज, उसमें घुल जाना ज्यादा पसंद करती हैं एज कम्पेयर टू प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। तो पता चल रहा है, यानी जो हीटिंग इफेक्ट है वो यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन एन इनर्ट एटमोस्फियर। इस प्रोसेस के लिए एक और बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब इस प्रोसेस को हम प्रोसीड करवाएंगे तो वहां पर जो एटमोस्फियर है वो हमें कैसा रखना पड़ेगा? इनर्ट नेचर का रखना पड़ेगा। इनर्ट एटमोस्फियर के अंदर ही ये प्रोसेस प्रोसीड आउट होगी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनर्ट ही क्यों रखना है, एयर की प्रेजेंस में क्यों नहीं करवा सकते या किसी स्पेशल गैस की प्रेजेंस में, तो देखिए अगर हम यहाँ पर एयर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक प्लेस कर सकता है। जिस मेटल को हम यहाँ पे प्योरीफाई करना चाह रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो वहाँ पर हम रिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल की जो यहाँ पर दिक्कत है उससे बचने के लिए इनर्ट एटमोस्फियर लिया जाता है। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो इस मेथड के थ्रू रिफाइन किए जाते हैं और उनके अंदर कौन कौन से, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है, इनको प्योरीफाई करने के लिए इस मेथड का, जॉन रिफाइनिंग मेथड का यूज किया जाता है। द मेटल्स यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो मेटल्स जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर यूज की जाती हैं उन्हें भी इसी मेथड के थ्रू प्योरीफाई किया जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर सिर्फ मेन पॉइंट बताए हैं, इसकी जो वर्किंग है वो नहीं बताई। अब आप इसके डायग्राम के ऊपर मूव कीजिए। डायग्राम में देखिए क्या कह रहा है कि जो जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस है उसके अंदर क्या रहता है, यहाँ पर नोबल गैस एटमोस्फियर जनरेट किया जाता है। ओके, इनके थ्रू यहाँ पर नोबल गैस एटमोस्फियर जनरेट कर दिया जाता है। यहाँ पर हमारी जो मेटेलिक रोड होती है, जो भी प्योरिटी इम्प्योरिटी इसके साथ प्रेजेंट है वो यहाँ पर लगी हुई रहती है। यहाँ पर जो ये दिखाए हुए हैं सर्कल की फॉर्म में, ये इंडक्शन कॉइल मूविंग हीटर्स हैं, दोनों साइड में लगे हुए हैं। इनका मेन रोल क्या होता है, जैसे ही ये यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर धीरे धीरे करके मूव करना स्टार्ट करेंगे तो जो इम्प्योरिटीज के साथ जो मेटल है वो क्या होगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, है ना। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हमने यहाँ पे बताया है कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो ज़्यादा सोल्यूबल है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लोअर डाउन होता है। तो जैसे ही हम धीरे धीरे मूविंग कॉइल हीटर को इस डायरेक्शन के अंदर मूव करवाएंगे, तुरंत जो हमारी मेटल विद इम्प्योरिटीज है वो मेल्ट आउट होना, मोल्टन जोन के अंदर आना स्टार्ट कर देगी। तो मोल्टन जोन में जैसे ही आएगी, इम्प्योरिटीज मोल्टन स्टेट के अंदर रहना पसंद करेंगी, वो तो सॉलिडिफाई होंगी नहीं, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, तो जैसे ही थोड़ी सी टेम्परेचर रेंज हाई होगी तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी। कॉइलिंग हीटर जैसे ही आगे मूव करेगा तो जो प्योर मेटल है वो तो क्या होगी, दोबारा से क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म के अंदर आ जाएगी, क्रिस्टलाइज होने की कोशिश करेगी, सॉलिड स्टेट के अंदर आना शुरू कर देगी। लेकिन जो इम्प्योरिटीज हैं और जो डिसॉल्वेबल मेटल होगी, मोल्टन जोन जो होगा, इम्प्योरिटीज सारी उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगी। और इस तरीके से जब ये इस डायरेक्शन के अंदर धीरे धीरे मूव करता रहेगा तो पीछे जो मेटल है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती जाएगी और जो आगे है
वो इम्प्योर मेटल बच जाएगी। तो इस तरीके से एक जोन बन जाएगा जहाँ पर सिर्फ प्योर मेटल होंगी और एक जोन बनेगा जहाँ पर इम्प्योर मेटल होगी, और ये बीच के अंदर क्या है, मोल्टन जोन कंटेनिंग इम्प्योरिटीज। इसके अंदर मेटल भी प्रेजेंट है और इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे इधर मूव करते जाएंगे जो इम्प्योरिटीज हैं वो तो मोल्टन के अंदर डिजोल्व होकर इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगी और पीछे हमारी जो मेटल है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी दोबारा से। तो इस तरीके से हमें इसे ऑब्टेन करने में आसानी रहेगी। तो ये था आपका कंप्लीट जोन रिफाइनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा फिफ्थ मेथड है वो है वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड। कौन सा है? वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड। अब वेपर फेज, अब नाम से ही पता चल रहा है कि वेपर्स बनेंगे इसके अंदर। वेपर फेज आ गया, इसका मतलब कोई ना कोई स्टेज ऐसी जरूर आनी है जिसके अंदर ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इन दिस मेथड द कोल्ड मेटल इज फर्स्ट कन्वर्टिंग इट इनटू ए सुटेबल वोलेटाइल कंपाउंड। सबसे पहले हम जो हमारे पास मेटल होगी उसे इतना टेम्परेचर देंगे कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, सुटेबल वोलेटाइल कंपाउंड के अंदर। वोलेटाइल यानी जो वेपर फेज है उसके अंदर चली जाए बाय हीटिंग इट। हीटिंग जो मेथड है उसी के थ्रू हम इसे वोलेटाइल नेचर का बनाएंगे with a specific reagent at a lower temperature। ओके लेकिन क्या करना है, हमें एक रिएजेंट लेना पड़ेगा इसके साथ जिसके साथ ये मिक्स होके वॉलेटाइल नेचर जो है उसे शो करेगी। एंड देन डिकम्पोजिंग द वॉलेटाइल कंपाउंड एट सम हायर टेम्परेचर टू गिव प्योर मेटल। और फिर उसी वॉलेटाइल कंपाउंड को हम दोबारा से डिकम्पोज करेंगे ताकि जो हमारी हायर टेम्परेचर के ऊपर, ताकि जो प्योर मेटल है वो हमें ऑब्टेन हो जाए। यहाँ पर दो टेम्परेचर रेंज यूज़ की जाएंगी। एक स्टार्टिंग के अंदर जो लेंगे वो कम रहेगी ताकि सिर्फ वो क्या हो, वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाए किसी सुटेबल रिएजेंट के साथ। सेकंड, जब वो सुटेबल रिएजेंट के साथ वॉलेटाइल नेचर में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद हम दोबारा टेम्परेचर देंगे ताकि वो डिकम्पोज होके कंपाउंड प्योर मेटल अलग हो जाए और जो रिएजेंट हमने डाला था वो इम्प्योरिटीज के साथ अलग हो जाए। अब देखिए इसके अंदर स्पेसिफिक जो मेथड्स है वो दो हैं, मोड्स प्रोसेस एंड वन आर्कल प्रोसेस। वैसे तो रिफाइनिंग के जितने भी मेथड्स हैं सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो वेपर फेज रिफाइनिंग है इसके दोनों प्रोसेस बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ओके तो आप इन्हें अच्छे से देखें। मोड्स प्रोसेस फर्स्ट जो है मोड्स प्रोसेस है। मोड्स नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इस प्रोसेस को बताया था। इट इज यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल। जो निकल है उसकी रिफाइनिंग के लिए मोड्स प्रोसेस का यूज किया जाता है। वेपर फेज रिफाइनिंग का ये एक मेथड होता है मोड्स प्रोसेस, और इसमें सिर्फ निकल को प्योरीफाई किया जाता है। निकल को हम इम्प्योर फॉर्म के अंदर है यहाँ पर, ये इसे ट्रीट करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो कि कार्बोनाइल ग्रुप है। इसके साथ 330 से 350 केल्विन के ऊपर 330 to 350 केल्विन इट इज कन्वर्टेड इनटू ए सुटेबल कंपाउंड दैट इज निकल टेट्राकार्बोनेट NiCO4। एक कॉम्प्लेक्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम दोबारा से टेम्परेचर रेंज, देखिए स्टार्टिंग के अंदर टेम्परेचर रेंज कम थी, 300 की रेंज में थी, और अब कितनी है 450 से 470 केल्विन। इतना टेम्परेचर जब देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। जो निकल है वो प्योर फॉर्म के अंदर अलग मिल जाएगी हमें, और जो रिएजेंट हमने डाला था वो इम्प्योरिटीज के साथ अलग हो चुका होगा। ओके तो इस तरीके से जो निकल है वो प्योर फॉर्म के अंदर हमें मिल जाएगी। स्टार्टिंग में ये इम्प्योर फॉर्म के अंदर थी और अब ये प्योर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। सेकेंड जो मेथड है वो है वान आर्कल मेथड। ये भी साइंटिस्ट का नाम है। जो वान आर्कल नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था इस प्रोसेस के बारे में। जिरकोनियम और टाइटेनियम जैसी जो मेटल्स होती हैं उनको इस मेथड के थ्रू प्योरीफाई किया जाता है। कौन कौन सी मेटल्स को? जिरकोनियम एंड टाइटेनियम को। अब देखिए इसमें जिरकोनियम को यहाँ पे I2 आयोडीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं 870 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो ये भी सेम प्रोसेस सेम रहेगी। यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप यूज किया था हमने, CO यूज किया था, यहाँ पर आयोडीन का यूज कर रहे हैं हम। इट इज कन्वर्टेड इनटू ZrI4 2075 केल्विन एट टंगस्टन फिलामेंट का यूज किया है यहाँ पर। इतने टेम्परेचर के ऊपर जब दोबारा से इसे रीहीट किया जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिरकोनियम के अंदर जो कि प्योर फॉर्म में होगा, और आयोडीन यहाँ से अलग हो चुका होगा। यहाँ पर इम्प्योर फॉर्म के अंदर था ये, और यहाँ पर किस फॉर्म में मिलेगा? प्योर फॉर्म के अंदर मिलेगा। इसी तरीके से टाइटेनियम, सिमिलरली टाइटेनियम को दोबारा आयोडीन के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं। टेम्परेचर रेंज कितना है 523 केल्विन, और ये कन्वर्ट हो गया टेट्रा आइडो टाइटेनियम के अंदर, और 1700 केल्विन के अंदर प्योर जो टाइटेनियम है ये डिकम्पोज होगा। टाइटेनियम प्योर फॉर्म के अंदर हमें ऑब्टेन हो जाएगी, और जो I2 है वो यहाँ से अलग हो चुका होगा। ठीक है तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक चीज जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इन रिएक्शंस को लिखते टाइम आपको टेम्परेचर रेंज का खास ध्यान रखना पड़ेगा
इन हर एक के लिए जो टेम्परेचर रेंज है वो अलग अलग है। और दूसरी चीज, फर्स्ट जो टाइम आप लिखेंगे उसमें टेम्परेचर रेंज कम है एज कम्पेयर टू सेकेंड वन। यूज कहाँ पे किया जाता है? दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग अल्ट्रा प्योर मेटल्स। इस मेथड का यूज जो है वो अल्ट्रा प्योर मेटल्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। और ये कहाँ पे यूज में आती है? दीज आर यूज इन स्पेस टेक्नोलॉजी। जो स्पेस टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर इन मेटल्स का यूज किया जाता है। वारानकल मेथड जो है वो जिरकोनियम और टाइटेनियम की रिफाइनिंग में यूज किया जाता है, और जो मॉन्स प्रोसेस है वो निकल के रिफाइनिंग के लिए यूज की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे से देखें इसे। इसमें लास्ट मेथड बचता है आपका, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें देखिए क्रोमेटोग्राफी मेथड के अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्रोमेटोग्राफी जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी जो वर्ड है ये रिलेटेड टू है कलर से, ओके, रिलेटेड टू कलर, यानी इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो कलर्स हैं वो अपीयर होंगे एक्सपेरिमेंट सेटअप के थ्रू। यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, ये जो डायग्राम है मैंने क्रोमेटोग्राफी की, वैसे तो बहुत सारी टाइप होती है लेकिन यहाँ पर मैंने जो कॉलम है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसके लिए स्पेशली बनाया है। ये जो है ट्यूब टाइप में ये कॉलम है, इसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज द टेक्निक बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर एब्जॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट ऑन एन एडजॉर्बेंट। दो चीजें होती हैं, एक एडजॉर्बेंट और एक एडजॉर्बेंट। ये कह रहा है जो मिक्सचर होता है कंपोनेंट्स का, जो हम एज ए सॉल्यूट जो है जिसका यूज करेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट में एब्जॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब होता है। तो इस टेक्निक के ऊपर बेस है क्रोमेटोग्राफी। इट इज ए फिजिकल टेक्निक, ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर आती है, फिजिकल टेक्निक है, और मेनली ऑफ टू फेजेस। इसके अंदर मेन दो ही फेज होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्टेशनरी फेज होता है और दूसरा मोबाइल फेज होता है। दो फेज से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज वो होता है जो एक जगह पे अगर आपने फिक्स कर दिया तो वो वहीं पे रहेगा, और जो मोबाइल फेज होता है, नाम से ही पता चल रहा है, वो मूवेबल रहेगा। तो देखिए जो स्टेशनरी फेज है इसमें एल्यूमिना या फिर सिलिका जेल का यूज किया जाता है। ये स्पेशल जो क्रोमेटोग्राफी जो है इसके लिए आते हैं। वैसे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन अगर हम इसे क्रोमेटोग्राफिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इनको अलग से हमें स्पेशली मंगवाना पड़ता है। तो एल्यूमिना या फिर सिलिका जेल का हम यूज़ करते हैं एज ए स्टेशनरी फेज। और मोबाइल फेज के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड जिनकी पोलैरिटी डिफरेंट डिफरेंट हो, जैसे वाटर है, अल्कोहल है, बेंजीन है, क्लोरोफोम है, तो इस तरीके से डिफरेंट लिक्विड्स का यूज़ कर सकते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम CO2 का यूज़ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी के अंदर देखिए देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप। पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, TLC इट मींस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो आप 11th में प्रैक्टिकल के अंदर पढ़ चुके हैं, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है वो यहाँ पर मैं आज आपको थोड़ा सा बता दूंगी। इसके बाद और भी डिफरेंट टाइप है जो आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, अभी आप नहीं पढ़ रहे थे। दिस मेथड इज स्पेशली सुटेबल फॉर द एलिमेंट्स विच हैव वेरी लिटिल डिफरेंस इन बिटवीन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्योर मेटल एंड द इम्प्योरिटीज। अगर कोई मेटल ऐसी है जिसमें और उसकी इम्प्योरिटीज के अंदर बहुत ही लिटिल डिफरेंस है, केमिकल डिफरेंस बहुत ज़्यादा लिटिल है, तो उन चीज़ों में सेपरेट आउट करने के लिए ये मेथड बहुत ज़्यादा सुटेबल है। फॉर एग्जाम्पल लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड के केस में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है, ये सुटेबल रहता है। अब देखिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी पे एक बार, इसके अंदर जो ये फिक्स किया हुआ है ऑलरेडी, ये तो है स्टेशनरी फेज। एल्यूमिना जेल या फिर जो सिलिका जेल है उसे इसके अंदर फिक्स कर लेते हैं हम, ओके, उसकी सैलरी बनाएंगे और इसके अंदर डाल लेंगे, और इसके अंदर जब सेट करेंगे तो इस चीज़ का हमें बेसिकली इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर बबल्स जनरेट ना हो या क्रैक्स जनरेट ना हो, तभी हमारे जो क्रोमेटोग्राफी है उसका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहाँ से हम जो सॉल्वेंट है हमारा जो मोबाइल फेज है उसे डालना शुरू करेंगे, जिनकी पोलैरिटी अलग अलग होती है। स्टार्टिंग में हम एक सुटेबल लिक्विड से डालना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम धीरे धीरे करके जो इनकी पोलैरिटी है वो चेंज करके देखते हैं कि रिजल्ट ऑब्जर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखिए स्टार्टिंग के अंदर ये बैंड्स वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं। जैसे ही हम अपना सैंपल यहाँ ऊपर डालेंगे और आप सॉल्वेंट को रन करना शुरू करेंगे, इसमें धीरे धीरे अगर ये जो एडजॉर्बेंट का जो काम है अच्छे से कर रहा होगा तो धीरे धीरे जैसे जैसे जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पर मूव करता जाएगा, जो मोबाइल फेज है वो मूव करेगा,
जो भी कंपाउंड, सुटेबल कंपाउंड जिसका आप क्रोमेटोग्राफी रिफाइनिंग करना चाह रहे हैं, वो भी यहाँ पे धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स मिलेंगे हमें, हम सॉल्वेंट की हेल्प से इन्हें मूव करवाते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब जो सॉल्वेंट, जो ये कलर बैंड्स हैं, जैसे सी बैंड जो है ये सबसे नीचे यहाँ आ जाएगा, हम एक अलग से कंटेनर लेंगे, उसके अंदर बीकर ले लेंगे, उसके अंदर इसे निकाल लेंगे। उसके बाद जब बी जो बैंड है ये जब डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगा तो फिर से हम अलग बीकर लेंगे, उसके अंदर इसे निकाल लेंगे। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बीकर्स के अंदर हम इन बैंड्स को, जो कलर बैंड्स आ रहे हैं, इन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। ओके और उसके बाद हम फर्दर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो क्रोमेटोग्राफी है इसके अंदर मोबाइल और स्टेशनरी फेज का डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो इसके अंदर फिक्स किया हुआ है वो तो स्टेशनरी फेज है, ये एल्यूमिना या फिर सिलिका जेल का होता है, और जो मोबाइल फेज है वो जो भी सॉल्वेंट हम इसके अंदर से रन करवाएंगे वो रहेगा। आप रन करवाते रहे, नीचे ये अलग कर लेंगे इसे, नीचे कोई भी जो कंटेनर आपने लगाया हुआ है बीकर वगैरह, तो उसमें हम इसे अलग से कलेक्ट करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। ओके तो ये आपकी क्रोमेटोग्राफी था।